Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Faisal Nadeem from Spear College, Nankana Sab. Again, welcome all of you. आज हम जैसे कि पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं आइसोटॉप्स के बारे में, उसके एग्जांपल्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हमने जो डिस्कस करना है कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनके क्या होते हैं, डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं। अब हमने उसकी नेचुरली अकरिंग के बारे में डिस्कस करना है, उसकी रिलेटिव अबंडेंस के बारे में डिस्कस करना है। तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स आज डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले लेक्चर का फ्लो क्या होगा, हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, देन हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे जो किसके लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे, रिलेटिव अबंडेंस के, ठीक है। फिर हम इसके फैक्ट्स करेंगे अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स, देन हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम क्या डिस्कस करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। मतलब कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, उनके डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, तो हम एटॉमिक मास कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम क्या निकालते हैं, उन डिफरेंट आइसोटॉप्स का एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज हम किस तरह लेते हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन बेटा आपने बतानी है द परसेंटेज of naturally occurring isotopes of an element is called relative abundance of an isotopes. तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, आइसोटॉप्स की अबंडेंस कहलाएगी। मतलब हमारी नेचर में जो आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली, ठीक है, वो कितने परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसी के हम क्या कहते हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एन आइसोटॉप्स कहते हैं। तो बेटा अब हम क्या करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं जो कि रिलेटिव अबंडेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या बताना है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर जो आइसोटॉप्स है उसकी क्या होती है, अपनी रिलेटिव अबंडेंस होती है, ठीक है। एवरी आइसोटॉप्स हैव देयर ऑन अबंडेंस। फिर आपने इसमें क्या डिस्कस करना है, इसमें आपने डिस्कस करना है कि जो आइसोटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कम्प्लेक्स होती है एंड डिफरेंट भी होगी और कम्प्लेक्स भी होगी। क्लियर हो गया। फिर हमने इसमें क्या डिस्कस करना है, ये दो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। एक था एवरी आइसोटॉप्स हैव देयर ऑन अबंडेंस, और सेकंड आपने बताना है कि आइसोटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होती है, कम्प्लेक्स होती है और डिफरेंट होती है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। वो क्या है, वो ये है बेटा हमारे पास कि जो मास है एंड अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स determined by mass spectrometry। मतलब mass spectrometry हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और उससे हम एटॉमिक मास भी डिटरमाइन कर सकते हैं और उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम इसकी डिस्कस करते हैं फैक्ट्स अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटॉप्स। तो अब बेटा हम इसके फैक्ट्स बताते हैं। फैक्ट्स, अब इसके फैक्ट्स क्या बताने हैं, इसका फैक्ट सबसे पहले आपने ये बताना है कि हमारी नेचर में टोटल आइसोटॉप्स कितने हैं। हमारी नेचर में टोटल आइसोटॉप्स होते हैं 280 आइसोटॉप्स। 280 आइसोटॉप्स exist
in our nature. अब इन 280 आइसोटोप्स में जो 40 आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। 40 आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव, जिसको हम फिशन और फ्यूजन रिएक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर इसमें आपने बताना है कि जो हमारे पास 300 isotopes are unstable, have been produced disintegration इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब कि जो हमारे पास 280 आइसोटोप्स तो वो हो गए जो कि हमारी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और इन 280 में से ही 40 क्या हैं जो रेडियो एक्टिव हैं। ये 300 वो आइसोटोप्स हैं जो साइंटिस्ट ने खुद ही सर्च करके खुद ही बनाए हैं। और ये जो 300 आइसोटोप्स हैं ये क्या होते हैं? अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, जिसको हम किससे हासिल कर सकते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर की डिसइंटीग्रेशन से हम हासिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने बेटा क्या बताना है? इसके बाद आपने बताना है कि जो हमारे पास है आइसोटोप्स हैव ऑड एटॉमिक नंबर। इसमें बेटा आप ये बताएंगे, सॉरी यहाँ पे दोबारा करना है, इसमें आपने बताना है आइसोटोप्स हैव ऑड एटॉमिक नंबर एग्जिस्ट इन मैक्सिमम 2 आइसोट्रोपिक फॉर्म। मतलब जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है उसके मैक्सिमम कितने आइसोटोप्स होते हैं? 2 आइसोटोप्स होते हैं। जैसा कि हमारे पास इसमें हम एग्जांपल भी दे सकते हैं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर दोनों का क्या होगा? 7 ही होगा, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना है? 14 है, और इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 15 होगा। एटॉमिक नंबर ऑड है तो इसके मैक्सिमम कितने आइसोटोप्स होंगे? 2 आइसोटोप्स होंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये बताना है 154 आइसोटोप्स हैव इवन atomic mass and even atomic number। और जो हमारे पास 154 आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वो क्या होता है? इवन होता है, और इसके मैक्सिमम 2 से ज़्यादा जो है वो आइसोटोप्स होते हैं। लेकिन इसके क्या है? मैक्सिमम ऑड एटॉमिक नंबर में मैक्सिमम 2 आइसोटोप्स हैं, लेकिन इसके क्या होते हैं? 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसा कि इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें आप ऑक्सीजन की एग्जांपल दे सकते हैं। एटॉमिक नंबर सबका क्या होगा? सेम होगा। इसका एटॉमिक मास 16 है, इसका 17 है, और इसका क्या होगा? 18 होगा। इसी तरह आप दूसरी एग्जांपल एक और दे सकते हैं, सल्फर। इसके हमारे पास 4 आइसोटोप्स होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है? 16। ये इसका एटॉमिक मास 32 है, इसका 33 है, 34 है, और इसका क्या है? 35 है। देखें इसके मैक्सिमम जो हैं वो क्या होते हैं? मोर देन 2 आइसोटोप्स होते हैं, जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो किस में आएगा? इवन में आएगा। जिनका एटॉमिक नंबर किस में आएगा? ऑड में आएगा। उसके मैक्सिमम कितने स्टेबल आइसोटोप्स होंगे? 2 आइसोटोप्स स्टेबल होते हैं। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट एक और ये भी बात है कि जो आइसोटोप्स have atomic mass 4 or sum of multiple 4 having
exist in 50% अर्थ क्रस्ट। मतलब ऐसे आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक मास 4 हो या उनका एटॉमिक मास क्या हो, मल्टीपल 4 से हमें हासिल हो, वो हमारी अर्थ क्रस्ट में कितने पाए जाते हैं, 50% पाए जाते हैं। इसमें हम इसके एग्जांपल्स करते हैं, वो कौन कौन से आइसोटोप्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। इसी तरह सल्फर, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। और आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास सिलिकॉन, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 28 होता है। और आयरन, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 56। अब ये देखें, इनके जितने भी एटॉमिक मास है ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 से हमें हासिल हो रहे हैं। और इस तरह के आइसोटोप्स हमारी अर्थ क्रस्ट में कितने परसेंट पाए जाते हैं, 50% हमारी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसकी। हम अब एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं रिलेटिव अबंडेंस की। एग्जांपल्स कैसे डिस्कस करेंगे, जैसा कि बेटा हमने बताना है यहाँ पे का हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स थे, 3 आइसोटोप्स, जिनका एटॉमिक नंबर क्या था, सेम था। एटॉमिक मास क्या था, डिफरेंट था। इसका 1 है, इसका 2 है और इसका क्या है, 3 है। प्रोटोनियम, ड्यूट्रियम और ये क्या है, ट्रिटियम है। अब ये बेटा आपने इसमें ये बताना है कि ये हमारी अबंडेंस में, हमारी नेचर में कितने परसेंट पाया जाता है। ये हमारी नेचर में पाया जाता है 99.985%। और सेकंड आइसोटोप्स है वो क्या है, ड्यूट्रियम, और ये हमारी नेचर में कितना पाया जाता है, 0.015%। और ये जो है ये ना होने के बराबर होता है। अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि इन तीनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या, किस चीज़ का आता है। एक्चुअल में बेटा इसमें डिफरेंस ये आता है, हम इसकी फर्स्ट की एग्जांपल देते हैं। अब इससे, इस हाइड्रोजन से भी हम क्या चीज़ बना सकते हैं, H2O। अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इस हाइड्रोजन से भी हम क्या बना सकते हैं, H2O। इस हाइड्रोजन से भी हम क्या चीज़ कैलकुलेट बना सकते हैं, H2O बना सकते हैं। अब देखें आइसोटोप्स कितने थे, 3 आइसोटोप्स थे। तीनों से क्या चीज़ बन रहा है, वाटर बन रहा है। अब इन वाटर का फार्मूला क्या है, सेम ही रहेगा, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या होगा। इसमें डिफरेंस ये होगा कि ये देखिए हमारी नेचर में ज़्यादा पाया जा रहा है ना, तो इसका मतलब है जो हम पानी पीते हैं, जो नॉर्मल वाटर होता है, उसमें फर्स्ट आइसोटोप्स यूज़ होता है, उसका नाम क्या होगा, प्रोटोनियम। अब हम सेकंड की बात करते हैं, मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये हमारे पास कौन सा वाटर है, ये नॉर्मल वाटर है, जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पस में यूज़ करते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब ये सेकंड आइसोटोप्स हाइड्रोजन का है। अब ये देखें, अब इसका मास कितना था, अगर हम इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास था 1 और ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो इसका टोटल मास वाटर का कितना आएगा, 18 ग्राम। कितना आएगा, 18 ग्राम आएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इंक्लूड हो गया, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन का मास ज़्यादा हो जाएगा। जब इसका मास ज़्यादा हुआ तो इसका मास कैलकुलेट किया तो वो कितना आया, 20 ग्राम। अब ये देखें, ये नॉर्मल वाटर है और ये क्या होगा, हैवी वाटर होगा। हैवी वाटर क्यों है, क्योंकि इसका मास 18 है और इसका मास क्या है, 20 है, जिसकी वजह से ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैवी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो हैवी वाटर है ये कहाँ पे यूज़ होता है, इसको मेडिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो थर्ड है, इसमें अब ये देखें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गए। अब जितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इंक्रीज़ होते जाएंगे ना, वो कहाँ पे रिएक्शन कौन से होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम न्यूक्लियर वाटर भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, न्यूक्लियर वाटर भी कहेंगे। क्लियर हो गया। तो इसी तरह अब हमने ये क्या बताना है, अब हम यहाँ पे एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो डिस्कस करते हैं। वो क्या है, मोनो आइसोट्रोपिक एलिमेंट। व्हाट इज मोनो आइसोट्रोपिक एलिमेंट। अब मोनो क्या है, सिंगल, मतलब कुछ पीरियोडिक टेबल में
एलिमेंट्स ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका कोई भी आइसोटॉप्स नहीं होता, वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनो आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट having single isotope is called monoisotropic element। तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनो आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स कहेंगे। तो अब हम इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने ये पढ़ा है कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, सिंगल आइसोटोप्स होते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसकी एग्जांपल्स में बेटा आपने बताना है, जैसे कि आर्सेनिक है, इसका सिंगल आइसोटोप्स है, फ्लोरीन है, इसका भी सिंगल आइसोटोप्स है, आयोडीन है, इसका भी क्या है, सिंगल आइसोटोप्स है, गोल्ड है, इसका भी क्या होता है, सिंगल आइसोटोप होता है। और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोनो आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स की फॉर्म में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। अब इसी तरह जैसे कि हमने पहला टॉपिक पढ़ा आइसोटोप्स, और सेकंड वाला हमने क्या डिस्कस किया, अबंडेंस ऑफ एन आइसोटोप्स। अब हम इन दोनों को यूज़ करके आइसोटोप्स का क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। अब यहाँ पे आपकी बुक पे ये एग्जांपल नंबर 1 भी है, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 उसका पार्ट नंबर 3 वो भी हम इस फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो बेटा वो आप लोगों का काम होगा, वो आपने सॉल्व करना है। मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेथड क्या है, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का। इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस। ये क्या हो गया, एक आइसोटोप्स का हो गया। और इसी तरह हमने क्या करना है, फिर सम करना है। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, उसके कितने आइसोटोप्स हैं, 2 आइसोटोप्स। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट आइसोटोप्स का एटॉमिक मास उसको मल्टीप्लाई क्या किससे करेंगे, उसकी रिलेटिव अबंडेंस से, प्लस सेकंड आइसोटोप्स का एटॉमिक मास और उसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी रिलेटिव अबंडेंस से। और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, हम 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन का, वहाँ पे एग्जांपल भी लिखी हुई है। हाइड्रोजन फर्स्ट हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास कितना है, 1, और उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 99.985%। प्लस सेकंड हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास कितना है, 2, और उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 0.015%। अब जो तीसरा है वो ना होने के बराबर है, हम उसको नहीं लिखते। इसको हमने किस पे डिवाइड कर देना है, 100 से। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.008 AMU। तो ये बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। इसी तरह अब हम डिस्कस करते हैं, ये आपके पास एग्जाम इसका क्वेश्चन नंबर 25 और उसका पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट नंबर 3 भी है और आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 1 भी है। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास नियॉन के आइसोटोप्स दिए हैं। नियॉन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, क्योंकि हमने आइसोटोप्स का पढ़ा ना, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है। इसका एटॉमिक मास क्या होगा, 20 होगा, इसका 21 होगा और इसका क्या होगा, 22
2 होगा। तो अब हमने इसका भी क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। और एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। वो क्या था, वो ये था कि हमारे पास मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इसकी रिलेटिव अबंडेंस। अब इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो कितनी होती है, इसकी होती है 90 इसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है 90.92% प्लस, अब सेकंड आइसोटोप्स आ गया, इसका एटॉमिक मास 21 और इसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है 0.26% प्लस थर्ड आ गया, थर्ड का एटॉमिक मास कितना है 22 और इसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है 8.82%। ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और सम ऑफ करना है, सबको किस पे डिवाइड कर देना है 100 पे। जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 20 AMU। तो दिस इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन एटम। तो आपकी एग्जांपल नंबर 1 भी सॉल्व हो जाएगी और क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट नंबर जो 3 है वो भी क्या हो जाएगा, इससे सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह आपकी बुक में एक टेबल बना होगा रिलेटिव अबंडेंस में, तो वहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो तमाम एलिमेंट्स का आप एवरेज एटॉमिक मास इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। बेशक वो 2 एलिमेंट्स हो, बेशक वो 3 आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हों, बेशक वो 4 हों, तो सबका फार्मूला क्या होगा, सेम ही फार्मूला होगा और इसी को यूज़ करके आप उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मास स्पेक्ट्रोमीट्री, जिससे हम क्या चीज़ मेजर करते हैं, एक अबंडेंस मेजर करते हैं, दूसरा हम उसका क्या चीज़ मेजर करेंगे, एटॉमिक मास मेजर करेंगे। और मुझे यकीन है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में और रिलेटिव में उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।